नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी तो जीत ही रही है, लेकिन बीजेपी का वो उम्मीदवार कौन सा है जिसने सबसे ज़्यादा अंतर से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और उस उम्मीदवार ने राजा भैया के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो निर्दलीय ही अपने आप में एक बड़ी सरकार है उस कुंडा विधानसभा क्षेत्र में, जिनके खिलाफ कोई 15-18 हज़ार वोट पा जाता है तो लोग कहते हैं बड़ी जीत होती है। लेकिन इस बार एक उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक विधायक प्रत्याशी ने, जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं प्रदेश स्तर पर, 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ये एनसीआर की सीट है, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद ज़िले की विधानसभा सीट। और वहाँ से नए नए विधायक चुने गए हैं, जिनका नाम है सुनील कुमार शर्मा। सुनील शर्मा ने वहाँ से अमरपाल शर्मा को 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हराया है। सुनील शर्मा की ये तस्वीर है, अमितेश पास आके दिखा दें तो अच्छा जीता हूँ, रिकॉर्ड्स में याद रखना। सुनील शर्मा से यहाँ से सिटिंग विधायक थे अमरपाल शर्मा। अमरपाल शर्मा की कहानी ये थी कि वो निर्दलीय, उन्होंने अपनी चुनावी सफ़र शुरू किया था साहिबाबाद से। जब पहली बार चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अच्छा चुनाव लड़े थे। इसके बाद मायावती ने उनको बुला करके टिकट दे दिया। इस बार चुनाव से पहले वो इधर उधर ताक झांक करने लगे थे, ऐसी खबरें आई कि वो कुछ और पार्टियों के संपर्क में हैं। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों के हवाले से मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने कहा कि मायावती मुझसे टिकट के लिए पैसे मांग रही थी, जैसा कि बसपा से निकाले जाने के बाद सभी नेताओं ने आरोप लगाया। तो उसके बाद इन्होंने कुछ समय बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हालांकि एक समय ये अफवाह भी उड़ी कि वो शायद भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उन्हीं के असर से साहिबाबाद की विधानसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में आई। सपा कांग्रेस गठबंधन, नहीं तो वहाँ सपा भी चुनाव लड़ती। तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला हो गया था और लगभग दो ध्रुवीय मुकाबला हो गया था, क्योंकि बसपा कैंडिडेट जो साहिबाबाद से लड़ रहे थे बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे। तो दोनों को अच्छे वोट मिले, लेकिन सुनील कुमार शर्मा को बम्पर वोट मिले। ये सुनील कुमार शर्मा है, उनकी एक और तस्वीर और क्लोजअप में आप देख लें। इन्होंने राजा भैया का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने जिन्हें हराया, अमरपाल शर्मा को पिछली विधानसभा में उन्हें स्पीकर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला था, लेकिन इस बार चूंकि बसपा का साथ कट गया था, तो जो साहिबाबाद विधानसभा है वो ब्राह्मण बहुल विधानसभा सीट है, इसीलिए दोनों पार्टियों ने एक ब्राह्मण को कैंडिडेट बनाया था। तो बसपा ने अमरपाल शर्मा को जब टिकट दिया था पिछली बार, तो ब्राह्मण और दलित और थोड़े मुसलमान का एक ऐसा वोट बैंक बन गया था जो अजेय हो गया था। लेकिन इस बार वो कांग्रेस के साथ होने की वजह से नहीं बना। सुनील शर्मा, अच्छा हाँ, एक और चीज़, 2012 के चुनाव में जो रिकॉर्ड हम बार बार कह रहे हैं कि निर्दलीय बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, वो रिकॉर्ड क्या था? पिछली बार उन्होंने कुंडा से बसपा के शिव प्रकाश मिश्रा को 88,255 वोटों से हराया था। 88,255 वोटों से हराया था और ये पिछली विधानसभा में सबसे बड़ी जीत का अंतर था। लेकिन इस बार कई जीत ऐसी हैं जो 88,000 से ज़्यादा हैं और करीब 16 जीत ऐसी हैं जो 80,000 से ऊपर हैं। ऋषभ ने उन लोगों की, अभी एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते हैं आपको कि 1 2 3 4 कौन कौन है, लेकिन 2-3 जीतें ऐसी हैं जो 1 लाख से ऊपर हैं। और विधानसभा चुनाव में 1 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीत दर्ज करना चौंकाने वाली बात है और ये बड़ी जीत है। सबसे मजेदार है, साहिबाबाद यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा है। साहिबाबाद यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा वोटरों के लिहाज वोटरों से, के हाँ। लिहाज से। तो इसलिए इन्होंने यहाँ से इसलिए मतलब ये इस 2,62,000, मतलब आमतौर पर लोकसभा चुनाव में इतने ही वोट मिलते हैं। वोट ही होते तो 2,62,000 वोट सुनील शर्मा को मिले हैं, अमरपाल शर्मा को 1,12,000 मिले हैं और जलालुद्दीन बसपा कैंडिडेट को 41,654 हैं। वोट मिले नोटा हैं। भी नोटा चौथे नंबर पर है। नोटा को 3,000 हैं, नोटा चौथे नंबर पर है। हाँ, ठीक है। इसके बाद और कौन कौन सी विधानसभाएं आपने निकाली इसके हैं? बाद अदिति सिंह हैं। ये भी मतलब 1 लाख से तो नहीं जीती हैं, लेकिन लगभग 90,000 वोटों से जीती हैं। अदिति सिंह भी 89-90 हज़ार के वोटों से जीती हैं। अदिति सिंह रायबरेली में बाहुबली, कांग्रेस के बाहुबली कहे जाने वाले अखिलेश सिंह की बेटी हैं। 28 साल की हैं, पहला चुनाव लड़ रही हैं। बाहर से पढ़ के यूएस से मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आई हैं और ये उनका पहला चुनाव है। मैंने इंटरव्यू भी किया था इस चुनावी सफर में उनका।
उसके बाद है पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं, 1,04,000 वोटों से जीते। राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह 1,04,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। नोएडा तय मानी जा रही तय थी। मानी जा रही थी, उनके लिए सेफ सीट ये कही जा रही थी। इसका साहिबाबाद से भी थोड़ा सा कनेक्शन है। एक बार को सुनील शर्मा जो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं, एक बार को ये खबर फैली थी कि वहां से पंकज सिंह का टिकट फाइनल हो गया है, क्योंकि नोएडा से महेश शर्मा का कुछ अंदरूनी विरोध है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ से विमला बाथम का टिकट काटा जाए। तो ऐसे में सुनील शर्मा का टिकट कटने की अंदरूनी खबरें फैलने लगी थी, लेकिन अंततः पंकज सिंह को नोएडा से ही टिकट मिला और सुनील शर्मा, जबकि काफी प्रेशर था कि भाजपा वंशवाद के खिलाफ रहती है, वो ठीक बड़े है, वो नेता तो हैं, वो सारी चीजें, सभी इसके बावजूद मतलब निकाल ले गए। निकाल लिए। इसके बाद एक ऐसे आदमी का नाम आता है जिनमें मतलब हॉलीवुड को आगे फिल्म बनानी चाहिए। हॉलीवुड पे फिल्म है। जी बिल्कुल, ये रघुराज प्रताप सिंह हैं, राजा भैया हैं, और 1,04,000 वोटों से। 1,04,000, पिछली बार ये 88,000 से जीते थे, इस बार 1,04,000। मैं कुंडा गया था तो वहाँ इस बार राजा भैया के कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमारे 2 नारे हैं, अब की बार 1.5 लाख पार, तो 1.5 लाख से ज्यादा हमें लीड लेनी है। वो नहीं पहुंच पाए पर 1 लाख से ऊपर पहुंच गए। दूसरा नारा था, वोट नहीं रसगुल्ला है, आरी खुल्लम खुल्ला है। तो वोट नहीं रसगुल्ला, रसगुल्ला जो शब्द है ना भाषाई शब्दावली में, कि ये तो रसगुल्ला बॉल थी, इस पर तो छक्का लगना ही था। तो वोट वहां पर उनके लिए इतना आसान है, ये इसका ये है कि वोट नहीं रसगुल्ला है, ये तो आना ही है। बताया भी था कि एक अजीब तरह की अतिरिक्त शांति है वहाँ। अतिरिक्त शांति है, जिसको वो अतिरिक्त सन्नाटा है जो डर। और मैं, हमारा ड्राइवर कहने लगा कि सर यहाँ से सीधे रायबरेली चलते हैं, छोड़ते हैं ना कुंडा। यहाँ पे भी 4,000 लोगों ने नोटा किया है। 4,000 ने हाँ, नोटा किया ये है। मतलब अपने आप में। नोटा भी बताते चलिए आप। हाँ, ये दादरी की सीट है, बहुत ही विवादास्पद सीट है, और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। वो भी 1 लाख का है अंतर, नहीं है 80,000 का 80,000 अंतर का अंतर है, है। फिर भी बहुत बड़ा अंतर है ये। तेजपाल सिंह नागर दादरी से भाजपा प्रत्याशी करीब 80,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। वीर सिंह गुर्जर 2 बार से विधायक थे, इस बार हार गए हैं। समीर भाटी महेंद्र सिंह भाटी के सुपुत्र हैं। इनके नाम रिकॉर्ड है कि ये लगभग हर चुनाव में तीसरे नंबर पे ही रहते हैं। समीर भाटी पहली बार जीते थे पिताजी की मौत के बाद, ठीक है, उसके बाद ये पीछे ही रहे। तीसरे नंबर के। रविंद्र सिंह भाटी एक बड़े उम्मीदवार थे, लेकिन इनको बसपा से और सपा से टिकट नहीं मिला, तो ये राष्ट्रीय लोक दल में आ गए, और ऐसा माना जा रहा है कि किसी और पार्टी से रहते तो शायद जीत सकते थे। उस समय हो सकता है ये खबर भी चली हो कि रविंद्र सिंह भाटी थोड़ा नुकसान भाजपा को वहाँ पहुंचा सकते हैं, पहुंचा नहीं पाए। टीचर हैं और अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं, जो कि काफी फैक्टर रहा है कि विधायकों को लोग खोजते हैं कि बढ़िया स्वभाव का हो, मेरे घर आए। और व्यवहार वाला वोट। हाँ, व्यवहार वाला। ये खैर की सीट है, और यहाँ पे भी बड़ा अंतर है, मतलब लगभग 75,000 का अंतर। 75-76,000 का अंतर है। अनूप भारतीय जनता पार्टी के, राकेश कुमार मौर्य बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी से जीत गए हैं। और ये है लखनऊ ईस्ट की सीट, टंडन जी के बेटे। टंडन जी के बेटे, ये भी बड़े अंतर से जीते हैं, लगभग 80,000 वोटों से। 80,000 वोटों से टंडन, लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन, जिनको गोपाल जी टंडन वहाँ कहते हैं, जीत गए हैं। और यहाँ पर क्या मुद्दे थे? यहाँ पे नली, पानी, सड़क, गड्ढे, मेरे ख्याल से यही सारे। अटल जी के समय में कभी कभी होता था कि भाजपा के एकदम से चौंकाने वाले प्रत्याशियों को टिकट मिल जाता था। तो हम ये कहानी सुनते हैं कि उसमें लालजी टंडन का बड़ा असर रहता था, क्योंकि अटल जी से उनके अच्छे संबंध थे, तो उसके असर से वो टिकट मिलता था। तो लोकल स्तर पर लोग नारा लगाते थे व्यंग में कि टिकट लाए हैं टंडन से, वोट लाएंगे लंदन से। लेकिन अनुराग टंडन, लालजी टंडन के बेटे को बम्पर वोट मिला। और ये सतीश महाना की सीट है, महाराजपुर, कानपुर की महाराजपुर सीट। ये भी 80-90,000 वोटों से लगभग जीत रहे हैं ये। 90,000 वोटों से महाराजपुर। मेरे ख्याल से ये कई बार जीते हैं सतीश महाना। ये पहले कैंट से जीते थे और उसके बाद वहाँ पे परिसीमन हो गया, तो इसके बाद अब यहाँ आ गए। इनकी आदत है। मैं महाराजपुर में मैं गया तो मुझे एक आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि सतीश महाना चुनाव हार रहे हैं। छंगा की बात याद है, एक शख्स मिले थे जिनका नाम अजय था। उन्होंने कहा मेरा नाम अजय है, लाल बंगले में मुझे छंगा कहते हैं, और यहाँ से सतीश महाना जीत रहे हैं। सतीश महाना के बारे में एक और चीज़ है कि वहाँ का जो गरीब तबका है, जो ठेला लगाता है, छुटपुट दुकानदार है, उनकी वो कहते हैं कि सतीश महाना इस स्तर तक उपलब्ध हैं कि यहाँ पर एक ठेले वाला और एक मोची भी उनको अपना आदमी मानते हैं, कि वो बड़े कहते हैं कि मैं महाना का आदमी हूँ। ये चीज मैंने भी देखी कि
विधायकों के बारे में लोग यही सोच रहे हैं कि काम करवाने से ज्यादा उनको ये अपेक्षा है कि पहुंच में रहे। पहुंच में रहें, उनसे मिलने, अपनी समस्या बता सकें, भले आप निदान कराएं चाहे। हम बच्चे का बर्थडे मनाएं तो आ जाए हैं। एक चीज हम देख रहे हैं कि नोटा सब पे हर सीट पे है, 1200, 1500, 1600। रघुराज प्रताप सिंह की सीट पे ही अभी तक सबसे ज्यादा नोटा रहा है। हालांकि ये नहीं कह सकते, क्लेम कर सकते कि पूरे यूपी में रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी जब हम खत्म करेंगे तो ओवरऑल नोटा का परसेंटेज भी देखेंगे कितना है। कहाँ पे है। ये है मथुरा की सीट है। हाँ, ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है। मैं मथुरा होकर आया था। प्रदीप माथुर का गढ़ है, वो लंबे समय से वहां से जीत रहे हैं 1 लाख वोट। और 1 लाख वोटों के अंतर से श्रीकांत शर्मा ने उनको हराया है। श्रीकांत शर्मा भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, और वो मथुरा से उनका ताल्लुक जरूर है। स्कूली पढ़ाई उनकी मथुरा से हुई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मथुरा छोड़ दिया था। वो दिल्ली आ गए थे, यहाँ विद्यार्थी परिषद की राजनीति की, फिर यहीं पर ही भाजपा में शामिल हुए, यहीं पर ही पदाधिकारी हुए, यहीं सेटल हो गए। अब चुनाव लड़ने वो मथुरा पहुंचे थे। तो एक वो वाला जो हम बात कर रहे थे, पहुंच वाली बात, क्योंकि श्रीकांत शर्मा बाहरी थे, लंबे समय तक मथुरा में गए नहीं थे, मतलब ऐसे आना जाना लगा रहा होगा, पर एक वहाँ के प्रत्याशी, वहाँ के स्थानीय नेता के तौर पर उनकी छवि नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो थोड़े बाहरी वाला भाव उनके लिए है, लेकिन वो एकदम नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े वोटों से हुई। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, हालांकि उनको वोट 371 में नहीं है कि फक्कड़ बाबा हैं। अच्छा, पक्कड़ बाबा है। हाँ, तो पक्कड़ बाबा नाम से इन्होंने इंडिपेंडेंट। अच्छा, योगेश द्विवेदी तीसरे नंबर पे। उनकी भी कहानी है कि वो बसपा से लड़े और 1995 में जब कांशीराम और मायावती मथुरा पहुंचे थे तो बतौर वेटर इन्होंने उनको चाय पिलाई थी। तो ये बसपा के एक लोकल चाय वाले हैं मथुरा में जो ये चुनाव तो लड़े। विधायक रह चुके हैं शायद। नहीं नहीं, विधायक विधायक नहीं नहीं रहे। ये अगली सीट है मेरठ साउथ। यहाँ से हैं भाजपा के डॉक्टर सोमेन तोमर और हाजी मोहम्मद याकूब। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी मतलब 36,000 वोटों से हारे हैं। और कोई कह रहा था कि ये शायद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हाजी मोहम्मद याकूब को हाँ माना जा रहा था, उनके बयान वगैरह आए थे। ठीक। और ये सीट है मेरठ कैंट। यहाँ पे है लगभग 78,000 वोटों से हारे हैं सत्येंद्र सोलंकी बसपा के। सत्य प्रकाश अग्रवाल यहाँ से जीते हैं भाजपा के। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखें, यहाँ पे भी नोटा है, इसके पहले वाले में भी 1,000-1,200 मिनिमम रह रहा है, मतलब हर जगह लोग मौजूद कुछ जरूर लोग हैं जो किसी भी पार्टी से सहमत नहीं है। नहीं है। और ये सीट है मेहरोनी। यहाँ पे 1 लाख से थोड़ा सा कम रह गया। वो जरूर मनोहर लाल अपने घर में सोच रहे होंगे कि 500 लोग और दे देते तो मैं 1 लाख वोट से लोग हराता। और होते तो 1 लाख वोट से मनोहर लाल बीजेपी के। ये मेरोनी क्या बुंदेलखंड की सीट है क्या? हाँ, है? फेरन लाल थे बसपा के, हार गए वो। और ये अगली सीट है मुरादनगर की। यहाँ पर भी 90,000 वोटों का फासला है। मुरादनगर में भी अजीत पाल त्यागी भारतीय जनता पार्टी के 1,40,759 वोट इनको मिला है। विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा वोट है। बहुत बड़ा अंतर है ये, जबकि उतने ज़्यादा वोट भी नहीं है। और एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में काफ़ी क्लोज फाइट हुई है। लोग 70 वोटों से आ रहे हैं, 45 से भी आ रहे हैं। यहाँ पे फासला मतलब लोगों ने एक मन बनाया ही था कि इस बार इन लोगों को अगर हम इग्नोर करें, जो इंडिपेंडेंट हैं या छोटी पार्टियों के हैं, जिनसे मतलब आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो बाकी का अंतर बहुत ज़्यादा रहा है। और ये राठ की सीट है। राठ से मनीषा अनुरागी की सीट है और ये भी 1 लाख के अंतर से बच गई हैं। 1,05,000। अच्छा हाँ, 42 है ना। हाँ, 1,05,000 की वोटों के अंतर से जीती हैं कांग्रेस कैंडिडेट गयादीन से अनुरागी। आते हैं। तो मनीषा अनुरागी ने गयादीन, हाँ, नोटा यहाँ भी कितना है? 4,555 ज़्यादा है अभी तक। हाँ, राजा भैया बच गए। ठीक है। और ये सीट है उरई की। यहाँ पे भी 80,000 वोटों का फासला है। उरई पे भी 80,000 वोटों का फासला है। और ये सरप्राइजिंग है, मतलब भाजपा बहुत ज्यादा बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड को हम लोगों ने सपा और बसपा के हाथों में ही ज़्यादा देखा है। मोस्टली वहाँ जो भाजपा का कोर वोटर इससे पहले माना जाता रहा था, उनकी तादाद कम है, लेकिन इस बार बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप है। एक भी सीट सपा बसपा को नहीं मिली। और ये सीट थी, हालांकि यहाँ पे अंतर तो बहुत कम है, 30,000 लोग, 30,000 बांदा। वोटों का बांदा। लेकिन भाजपा से ही प्रकाश द्विवेदी यहाँ से जीते। हाँ, प्रकाश द्विवेदी जो कहा जाता है कि वहाँ के खनन माफिया के बेटे हैं। और एक सीट हम लोग जरूर देखना चाहेंगे, उस पर अभी ये भी प्रकाश द्विवेदी के बारे में एक पत्रकार ने ये भी बताया था कि बाबू सिंह कुशवाहा भले ही उन दिनों बसपा में रहे, लेकिन ये उन दिनों जब राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय नहीं थे, जब सिर्फ व्यापार करते थे,
तब बाबू सिंह कुशवाहा से इनके अच्छे संबंध थे और वहाँ से बहुत फायदा इनको मिला। बाद में ये भाजपा में आ गए और टिकट ले आए, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा था। जो कि बच गया। मऊ है ये। मऊ में मुख्तार अंसारी हारते हारते बच गए। शुरू में एकदम नेक टू नेक फाइट थी महेंद्र राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उनसे और मुख्तार अंसारी के बीच। प्रशंसा ही करनी होगी महेंद्र राजभर की कि अच्छा चुनाव लड़े, बहुत अच्छा और आप इसमें अल्ताफ अंसारी को भी इग्नोर मत कीजिए। मुझे लगता है कि जो असल नुकसान मुख्तार अंसारी को पहुंचाया है वो अल्ताफ अंसारी ने पहुंचाया है। उनको भी 72,016 वोट मिला है, कम वोट नहीं है अगर तीन पार्टियों का चुनाव बहुत देखें। सारी सीटों पे हम ऐसा देख रहे हैं कि भाजपा को जितने वोट मिले हैं, अगर सपा और बसपा मिल भी जाते तो नहीं हरा सकते थे। हाँ, ज्यादातर सीटें ऐसी हैं। वो मोहम्मदाबाद से हैं। ये तो मऊ है ना। ज्यादातर सीटों पर कुलदीप सपा और बसपा मिल भी जाते तो भी नहीं हरा पाते। ज्यादातर सीटों पर ऐसा है कि सपा बसपा की वोट जोड़ भी दें तब भी नहीं, ज्यादातर पर तो नहीं होगा। बड़ी वाली जो ये 18-20 सीटें हम आपको बता रहे हैं इनमें से, मतलब सबका हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, इनमें ये है बड़ी बड़ी हारों वाली। ठीक है। अब ये हो गया। अभी एक और 2-3 चीजें अनिमेश ने निकाली थी, एक मिनट दिखाएं तो। एक तो ये है कि ग्रामीण अंचल जो कि भाजपा का गढ़ नहीं माना जाता था इससे पहले, शहरी पार्टी भाजपा को कहा जाता था, व्यावसायिक वर्ग की पार्टी, उसकी 308 सीटों में से 242 भाजपा ने जीती हैं ग्रामीण अंचलों की। तो ये जो पुराने समीकरण थे भाजपा के कि ये इस तरह की पार्टी है, ये वैश्य और ब्राह्मण पार्टी है, ये ग्रामीण अंचलों की पार्टी, इस तरह के सारे समीकरण इस चुनाव से में लगता है कुछ नहीं हुआ है, सब टूट गया। तो इस ग्रामीण अंचल में बसपा को 23 वोट मिला है और सपा कांग्रेस को 37 वोट मिला है। 6 सीट अन्य को भी गया है, मैं वोट बोल रहा हूँ, सीट है, 6 सीट अन्य को भी गया है। पूर्वांचल में 128 सीटें हैं और भाजपा को 90 सीटें मिली हैं। ये मतलब ये सबसे बड़ा गेम है। ये सबसे बड़ा गेम है। पूर्वांचल में पिछली बार सपा को जबरदस्त फायदा था, तो इस बार सपा कांग्रेस को 20 सीटें मिली हैं, बसपा सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई है, अन्य 8 हैं। तो अन्य में कौन कौन होगा इसमें? राजभर वाली पार्टी भी होगी, राजभर वाली पार्टी है, अपना दल पार्टी है, अपना दल है। एक आधा निर्दलीय भी होगा। हाँ, पूर्वांचल में राजा भैया भी इसी में आ जाएंगे। राजा भैया भी इसी में आएंगे। तो भाजपा को 128 में से 90 सीटें पूर्वांचल में मिली हैं। और इसके तराई में सबसे इंटरेस्टिंग है कि तराई की 29 सीटों में 25 भाजपा जीती है, और कई जिले ऐसे हैं जैसे लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, इसमें 40 साल बाद क्लीन स्वीप हुआ है। इससे पहले 40 साल से जीत नहीं रही थी भाजपा। 40 साल से सूखा था भाजपा के लिए। संघ और भाजपा मिला के मतलब ये सपा जीते का ही गढ़ कही जाती थी सीटें, उनमें पूरी तरह से साफ हो गई है सपा। 8 सीटें, 8 में से 8 जीत गई, 8 में से 7 जीत गई है। तो मुझे ये लगता है कि अभी मतलब जैसा है ये अभी जिस तरीके के नतीजे हैं, इसको बहुत क्षेत्र के हिसाब से आप बांट नहीं सकते। हम भले ऐसे डिस्कस कर रहे हैं पर ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी था वो पूरे उत्तर प्रदेश में था, है ना। कोई जरूर गांव और शहर का कोई फर्क कि जाति धर्म इन चीजों पर कि आखिर चीजें बदली कैसे हैं, कि मतलब जाति से अलग जो आपके ओबीसी एससी एसटी ऐसे एक करके। सवाल जो हमने पहले बहुत जल्दी डिस्कस करके छोड़ दिया और बाद में ऑफ कैमरा उस पर बात की, आने वाले समय में आज आप 2-3 दिन से देखें अगर अखिलेश यादव की भाषा पर, तो वो मायावती का नाम वैसे भी नाम तो कभी नहीं लेते हैं, कभी कभी व्यंग में उन्हें बुआ जी कहते रहे हैं, लेकिन आज वो जब उनसे सवाल पूछा गया, मायावती ने ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़ा किया है, तो उन्होंने जिस संबोधन का इस्तेमाल किया वो कल भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, 1-2 दिन पहले से वो ये संबोधन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है बहुजन समाज पार्टी की नेता ने अगर ऐसा कहा है, इसमें एक अतिरिक्त सम्मान है, दिख रहा है। तो क्या आने वाले समय में जैसे कांग्रेस में, जैसे एक बिहार में एक महागठबंधन हमने देखा कांग्रेस नीतीश लालू का, और चूंकि जातीय आधार पर चुनाव होते हैं, तो क्या एक महागठबंधन सपा कांग्रेस बसपा का 2019 से पहले या और पहले आने वाले समय में अभी से मन बनाकर चलते हुए जो भी है, ऐसी संभावना है? हाँ, ये बिल्कुल ये संभावना है, ये कर सकते हैं ऐसा क्योंकि मायावती और अखिलेश में कभी किसी तरह का झंझट नहीं हुआ है। दोनों लोगों ने हमेशा मतलब तंज भी कसा है तो काफी सम्मान के साथ कसा है। और मायावती को भी अगर समस्या थी तो शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव से थी, और अखिलेश यादव को भी उन्हीं दोनों लोगों से समस्या थी। तो वो जो नई सपा वाली बात बनाई है उन्होंने कि ये नई सपा है, तो ये मायावती से भी हाथ मिला सकती है। मायावती की पार्टी का जो हश्र हुआ है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, तो इसके बाद मुझे लगता है कि उन्हें बिल्कुल ही एक नए लीडरशिप या नए समर्थन की जरूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कट से गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए, उनका वोट फीस दी अभी भी 20% से ऊपर है, 21-22 है। जो टोटल वोट इस पर
बीजेपी को मिला है वो 39% के करीब है, और सपा और बसपा का वोट अगर मिला लिया तो 44% है। 44%, तो यानी कि सपा बसपा का इस चुनाव का ये कह रहे हैं 44%। अगर कोर वोटर्स मिलाएं हम तब भी लगभग इतना ही बैठेगा, मुस्लिम, यादव, दलित अगर मिला लें और थोड़ा बहुत ओबीसी। 2014 में भी यही था, तब भी सपा को 22% ही वोट मिला था, अब भी वही मिला जो उनका कोर वोटर है। और और लोकसभा में भी लगभग 21% कोर वोटर है। भाजपा को भी इतना ही वोट मिला था, लगभग 39-40%। तो ये जो भाजपा के प्रसार के बाद क्या इस किस्म की राजनीति आने वाले समय में बन रही है कि जो क्षत्रप हैं वे कमजोर हो रहे हैं और मिल करके एकजुट होकर के वापस सत्ता हासिल कर रहे हैं, करेंगे ऐसा? ये बिहार में तो संभावना हुआ है। है ऐसा। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग मायावती का फॉर्मूला था, सोशल इंजीनियरिंग उनका वो भाजपा ने ले लिया है। भाजपा को बिल्कुल इसमें सफलता मिली है जातिगत बंधनों को तोड़ने में। मतलब निश्चित रूप से दलित ओबीसी सब में भाजपा ने सेंध लगा ली है, और बाकी लोग अच्छा, भी एक चीज चिंता का और विषय कि है। इसको थोड़ा सा और मतलब यहाँ से बैठ के पता नहीं कैसे इसको समझा जाए, लेकिन क्या ऐसे देखें कि भाजपा ने सफलतापूर्वक हर जाति को हिंदुत्व के स्फेयर में ले आए हैं, या वो हर जाति को बस नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर विकास के स्फेयर में ले आए हैं? हिंदुत्व से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि लोगों को आशाएं ज़्यादा। मैंने अमित से जितनी भी बार बात की, जितनी देर मतलब ये चला रिपोर्टिंग, तो अमित हमेशा मतलब एक दो चीज़ें ज़रूर ऐसा बताते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें कि एकदम मान लो कि एकदम ही बिल्कुल ही पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, गरीब है, किसी तरह से काम चला रहा है, वो विधायक का नाम नहीं जानता है, प्रत्याशी का नाम नहीं जानता है, मुद्दे नहीं जानता है, उसे सिर्फ है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देना है क्योंकि वो मेरा अच्छा करेंगे। मतलब उसको कॉन्फिडेंस है, बोलते उसे लग रहा है कि हाँ अच्छा करेंगे। तो ये वही वाली चीज़ है जो 2014 में हुई थी, एग्जैक्टली मतलब उसी मुद्दे पे। ठीक है, एक धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण भी हुआ ही होगा। बाद में बहुत मतलब चुनाव से पहले बहुत सारे मुद्दे छाए रहते हैं, लेकिन एक दिन पहले अक्सर होता है कि हिंदू मुस्लिम वोट हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो जिस तबके की आप बात कर रहे हैं जो गरीब है, मुझे लगता है कि कई स्तरों पर वो कम्युनल सोच वाला नहीं है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को जब या उनके अगुवाई वाली भाजपा को किसी धार्मिक वजह से नहीं पसंद कर रहा है, वो उम्मीदों से पसंद कर रहा है कि बदलाव नहीं हुआ, देश में एक ऐसा नेता आया है जिसकी कहीं कहीं लहर चली है। 2014 में बड़ी लहर चली है। अपने अपने जैसे घर के आसपास हमने कभी बात की या किसी रैली में गए आदमी से बात की, तो उसको ये भी नहीं पता है उसके यहाँ का विधायक कौन है। आपने भी बात की होगी, कौन है नहीं है कुछ नहीं पता है उसको। ये पता है कि मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी पार्टी, और हमें उन्हें वोट देना है, वो अच्छा कर रहे हैं, वो दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम कर रहे हैं। तो वो भरोसा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कम है, एक उम्मीद ज्यादा है। इसमें हम अमित से भी पूछेंगे, अमित थोड़े नक्सलाइट टाइप के दिखते हैं तो अमित एक्चुअली नहीं, अमित वेस्ट यूपी में गए थे जो 2013 के बाद से सांप्रदायिक तौर पर थोड़ा संवेदनशील इलाका हो गया है। तो मतलब अभी इस चुनावों नतीजों के बाद ये जरूर है, ध्रुवीकरण तो हुआ ही होगा। हम एकदम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट नहीं पड़ा होगा, लेकिन क्या सिर्फ यही एकमात्र फैक्टर है? भाजपा की वोट को की जीत को अक्सर ऐसे ही कह दिया जाता है कि ये ध्रुवीकरण है, लेकिन क्या ये उम्मीदों की भी जीत है? ध्रुवीकरण भाजपा के वोट का आप देखिए, जो एक पढ़ा लिखा थोड़ा सा मध्यवर्गीय जो तबका है उसके लिए ये ध्रुवीकरण और हिंदुत्व और ऐसी चीज़ें काम करती हैं। जो हम जिनसे मिले और जो भाजपा समर्थक थे, ये मध्यवर्गीय तबका, वो इस जोश में थे इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन जो एक कम पढ़ा लिखा तबका या अनपढ़ तबका, कम कमाने वाला, जो ऐसे मजदूरी कर रहा है, कहीं भीख मांग रहा है, रिक्शा चला रहा है, उनके लिए नरेंद्र मोदी का नाम एक ऐसा नाम है जो उनके लिए कुछ भला कर सकता है। जो जिन्होंने ऐसे मतलब उनके लिए नरेंद्र मोदी वो आदमी है जिसने अमीरों का बुरा किया है, उन अमीरों का जिन्होंने काली कमाई की है नोटबंदी करके। तो वो लोग एक उम्मीद के नजरिए से देखते हैं। तो केवल एक फैक्टर नहीं है, उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण भी है वो तो है। हाँ, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें हैं। और धार्मिक ध्रुवीकरण को मुझे नहीं लगता कि भाजपा के नेता भी बहुत उस पर बुरा मानते हैं। उसको वो स्वीकार करते हैं कि ठीक है, इस स्तर पे जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन इसके अलावा उम्मीदों और विकास की अगर बात है तो वो उस पर भी बात, उसको भी नोटिस उसका लिया जाना चाहिए। हाँ,
कई जगह हम बात करते थे, बहुत से लोग ऐसे मिलते जो कि नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव दोनों की तारीफ पसंद करते। थे, लेकिन ऐसे में जब एक चुनना हो तो वो हाँ, ये मानते कि दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती तो वो नरेंद्र मोदी को वोट। ठीक है। तो ये उम्मीदें हैं। और बनारस में जब मैं घूम रहा था तो एक दुकान के आगे 3 महिलाएं और एक पुरुष, 3 बुजुर्ग महिलाएं और एक पुरुष बैठे हुए थे। उनमें से एक महिला ने जो कहा मेरे कान में पड़ा, उन्होंने कहा कि मोदी बना रही हैं तो चांदी के बर्तन में खाइक मिली। इससे आप उम्मीदों का जो स्वप्न लोक है उसका अंदाजा लगाएं कि मोदी अगर बने रहेंगे तो चांदी के बर्तन में और कुलदीप खाने एक को चीज और पता चल रही थी, मतलब जो लोग घूम रहे थे वो भी कहीं कहीं से कि औरतें बहुत वोट कर रही हैं भाजपा के लिए, मतलब क्या आपने भी ऐसा पाया? मतलब मुझे कई स्तरों पे ऐसा लगा कि जो नोटबंदी का असर है वो पुरुषों में नहीं है पर महिलाओं में है। तो मुझे लगा कि महिलाएं कई जगहों पर, जैसे मैं वहाँ गया अतरौली, वो सीट है संदीप सिंह की, संजू की, तो वहाँ महिलाओं ने कहा कि हम फूल को वोट देंगे, लेकिन नोटबंदी से तो हमारा काम बिगड़ गया पूरा, लेकिन वोट फूल को देंगे। तो उनको इतना इस बात से इतना मतलब नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी की ही कराई हुई नोटबंदी थी। नोटबंदी वोटिंग का इतना बड़ा फैक्टर फैक्टर नहीं नहीं रहा रहा, है, ये तो साबित और ही हो जहाँ गया। कहीं रहा है वो पॉजिटिव रहा है, पॉजिटिव वो ही रहा नेगेटिव है। नहीं रहा तो है। मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा कई जगहों पर लगा कि नोटबंदी कोई बड़ा चुनावी फैक्टर नहीं होगा, लेकिन महिलाओं की जहाँ तक जो मुद्दे उनको प्रभावित कर रहे हैं उनमें नोटबंदी शामिल हो सकता है, छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन वो नहीं है एकदम। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता था दोनों लोगों से कि आपने इतना घूमा, आपने ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी में औरतों में कितना डिफरेंस महसूस किया, कि मतलब उधर की औरतों में या ईस्ट यूपी की औरतों में? अच्छा, राजनीतिक लिहाज से अलग, सामाजिक नज़रिए से, कि मुझे लगता है कि ईस्ट यूपी की महिलाएं अपनी महिलाएं यूं भी, उनसे राजनीतिक सवाल कम पूछे जाते हैं तो वो राजनीति पर बात करते हुए थोड़ा हिचकती हैं। ईस्ट यूपी में फिर भी वो थोड़ा खुल जाती हैं, वेस्ट यूपी में फिर भी थोड़ा खुल जाती हैं, पर ईस्ट यूपी में आपको बहुत कुरेदना पड़ता है, चाची बतावा, बहुत मुश्किल होती है उनसे राजनीति पर बात करने में। वो सब ठीक ही है, जो विधायक हैं वो अच्छे ही हैं, इस भाषा में राजनीति की बात करती हैं, कभी शायद किसी ने पूछा नहीं या क्या है, तो वो थोड़ी अतिरिक्त शर्मीली भी हैं ईस्ट यूपी में। और अगर तुमसे पूछा जाए कुलदीप कि जितना तुमने घूमा, अगर 5 अगर पूछा जाए तो धड़ से तुम्हारे दिमाग में कौन से 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो लगता है कि हाँ इनकी याद तुम्हारे दिमाग में रह गई? नहीं, ऐसे तो 5 विधानसभा क्षेत्र नहीं है, 5 अनुभव हो सकते हैं, वो मुझे सोचने पड़ेंगे। पर ये है कि सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट पर घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। वो खूबसूरत तो है ही, इसके अलावा वो मुझे लगा कि यहीं ये वो जगह है बनारस में, पास की ही, बनारस इतना दूर नहीं है दुद्धी से, पत्रकारों का जमावड़ा है, पर मुझे लगा कि उसके 1/4 पत्रकारों को इस समय दुद्धी में होना चाहिए, क्योंकि दुद्धी एक बड़ा इलाका है, दुद्धी को अलग से जिला बनाने की मांग चल रही है, तो वो एक पूरी विधानसभा सीट है, वो विधानसभा सीट है जो कि जिला बनने के काबिल है, और उसकी 3 प्रदेशों से, सोनभद्र की 4 प्रदेशों से सीमा मिलती है, दुद्धी की उनमें से 3 प्रदेशों में सीमा मिलती है। आदिवासियों की बड़ी संख्या है और वे लोग बुरी हालत में रह रहे हैं। अभी भी आप कहते हैं कि गाँवों में भी लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं, आप जाकर देखिए वहाँ आपको पक्के मकान दिखेंगे ही नहीं। बहुत कम जगहों पर प्रधानों के पक्के मकान हैं, नहीं तो प्रधान भी कच्चे में ही रह रहे हैं। तो वो कच्चे मकान को होली के मद्देनज़र सजाती हुई औरतें, सड़क से हम गुजर रहे थे तो वहाँ क्या है कि बड़ी बस्तियाँ नहीं हैं, वहाँ 4-4 के चंक में मकान है, 4 चंक हैं, फिर वो सब एक ही इलाका है। जगहों का ये फीचर होता है कि दूर दूर पे बिजली नहीं है वहाँ, बिजली नहीं है, बिजली ज़्यादातर कच्चे घरों में नहीं है, और आप उनसे बात करें बिजली नहीं है तो बोले कि अभी कनेक्शन नहीं आया है तो क्यों लें, बिल भरना पड़ेगा, बिल कौन देगा, तो ज़रूरत नहीं है। तो गर्मी, बोले गर्मी तो ठीक है, अब तो झेलते आ रहे हैं तो झेल लेंगे। तो बिजली दे सरकार तो अच्छा है, ये भाव है, दे दीजिए आप हमको मुफ्त में या कैसे, लेकिन अब बिल देकर लें, और अभी तो खैर खंबे वंबे भी कई जगह, क्या करेंगे लेकर के, तो इस स्तर पर है। आप देखिए वहाँ जियो पहुँच गया, विकास नहीं पहुँचा है। दुद्धी, कुंडा। और अमित जी आप बताइए, आपको कौन सा सबसे आपके दिमाग में आता है? वैसे तो याद करने लगेंगे तो जहाँ जहाँ गए हैं सब तकरीबन सब कुछ आ ही जाता है। पूछा जाएगा एक बताइए तो कहाँ का बताएंगे? नहीं, एक बताना मुश्किल है काफ़ी। अब जैसे हम बेहट गए, जो पहली विधानसभा है वो भी एकदम बॉर्डर है और उधर लगते हैं पंजाब हरियाणा वगैरह वगैरह,
वहाँ हम जिस गांव में गए वो 2 गांव थे जुड़े हुए तकरीबन, और करीब 10,000 की आबादी है। एक नदी बहती है, पहाड़ी नदी है, जो कि साल में कुछ ही महीने बहती है, और उससे वो पूरी तरीके से कट जाते हैं, जो उनका शहर और कस्बा मेन जो है उससे। उन महीनों में उनकी जिंदगी एकदम नरक हो जाती है। ना कोई बीमार के लिए कोई दवा है, ना हॉस्पिटल किसी तरीके से ले जा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कॉलेज जा सकते हैं। सोचिए केवल एक पुल ना होने की वजह से 10,000 लोग साल में कुछ महीने ऐसे कटे रहते हैं। ऐसी ही स्थिति करीब करीब बलिया में एक है गांव, वो उसका तो मतलब ये हाल है कि वो कभी यूपी में गिना जाता है तो कहीं बिहार में मान लिया जाता है। कर लेने देने तो बिहार में चला क्योंकि उनकी चिट्ठियां बिहार के जरिए पहुंचती हैं। वहां न सड़क है, न पुल है, न बिजली है। ऐसे ही बहुत सी चीजें आप हो सकती हैं। प्रधानमंत्री हो गए हैं। और बहराइच का कतनिया का जंगल था, उसमें बेल्हा सीट पड़ती है, बल्हा। हम वहाँ गए, मंत्री थे वंशीधर बौद्ध, उनके घर में। वो जंगल है चूंकि, तो पक्का मकान बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ बाघ का आतंक है। बाघ जब तब हमला कर देता है। अब सोचिए आप फूस के घर में रह रहे हैं, झोपड़ी में, और बाघ का आतंक है उस इलाके में। आप सोच सकते हैं। बल्हा, हाँ। तो लेकिन अब, और हम उनके झोपड़ी से लाइव कर रहे थे कि उस वक्त मंत्री नहीं थे, और जब हम वहाँ पहुंचे ही थे हम, कि हमें मंत्री जी की पत्नी घास का गट्ठा सिर पर लाती दिखी। तो एक ये वो मोमेंट था। दूसरा, जब हम लाइव कर रहे थे उसी दौरान मंत्री जी आए और किनारे खड़े होकर सुनने लगे। वो अचानक से सौरभ सर की नजर गई और उन्होंने पूछा मंत्री जी आप में, फिर बात और आगे बढ़ी। लेकिन वो तीसरे नंबर पर आ गए। लोग वहाँ कहते हैं कि हम उनकी सादगी का लेकर क्या करेंगे, हम मतलब हमें तेज तर्रार नेता चाहिए, हमें काम करने वाला नेता चाहिए। भले ही 4 फॉर्च्यूनर से चलता हो, पर 4 फॉर्च्यूनर से चलकर हम तक आ तो जाता है, ये एक भाव भी होता है ना। क्राइम पे किताब आई थी, उसमें मैंने पढ़ा, मैं हैरान हो गया। उसमें था कि अगर क्रिमिनल कैंडिडेट है तो उसके लिए एक क्लीन कैंडिडेट की तुलना में तीन गुना ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। मतलब जनता के दिमाग में ज्यादातर, जहाँ पे उस राइटर ने बात की, मिलन वैष्णव नाम है उनका, उनको कतई ये नहीं लगा कि जनता को कोई एतराज है, जनता को इससे कोई एतराज नहीं। जैसे जिन सीटों पर मैं गया हूँ, जहाँ बाहुबली इन्वर्टेड कॉमा वाले लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ आप बाहुबली शब्द तो कोई भी बोलता ही नहीं है। और आप बाहुबली बोलेंगे तो बोलेंगे आप बाहर से आए इसलिए आप बाहुबली बोल रहे हैं। कोई जेल में है, ठीक है, होगा जेल में, किसी पे इतने मुकदमे। ये दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया और आज तक और एनडीटीवी की वेबसाइट्स और अखबारों में ये खबरें छपती हैं। वोटर को ये बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है कि उन पर कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। जो आप याद करने वाले मोमेंट बता रहे थे, ज्यादातर मोमेंट ऐसे ही हैं जहां पर हम में से ज्यादातर लोग अपना जीवन व्यतीत करने की सोच भी नहीं सकते। शाहजहांपुर में दर्रौल पड़ता है, वहाँ के गांव में हम गए, और वहाँ रिलायंस का पावर प्लांट है। उन्होंने कई गांवों की जमीन अधिग्रहित की है और एक तालाब जैसा बनाया है जहाँ की उनके पावर प्लांट की राख डंप होती है। वहां से राख आंधी की तरह अभी उड़ रही थी। गर्मियों में तो और न जाने क्या हाल होगा। वो उड़ उड़कर लोगों के घरों पर, खाने में, उन आंखों में आकर पड़ती है। और हम मुश्किल से 10-15 मिनट वहां रहे होंगे, लेकिन हमारी आंख में जलन महसूस हो रही थी, हमें मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ लग रहा था। उनकी सोचिए जो वहां दिन रात रह रहे हैं। गोरखपुर में हम आपके साथ तुमने देखा ही गोरखपुर में जो नाले के किनारे कितना, मतलब वो तो बड़ा ही विडंबना था कि जिन नेताओं के, नहीं शहर तो है ही, जिन नेताओं के बैनर से उन लोगों ने घर बनाया है, उन्हीं नेताओं पर जिम्मेदारी है कि वो नाले के ऊपर ना रहें। लेकिन इन सब के बीच एक पॉजिटिव चीज भी याद आती है। असमोली का स्कूल, इटाइला माफी का प्राइमरी स्कूल है, सरकारी प्राइमरी स्कूल। लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं कपिल मलिक, उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से उस स्कूल का ऐसा बना दिया है कि देखकर यकीन नहीं होता है कि ये कोई सरकारी स्कूल होगा। हालांकि इसमें उनका अपना काफी पैसा खर्च होता है, फिर भी वो सरकारें उससे सीख ले सकती हैं। एक और स्कूल की अच्छी याद है हमारी, मैनपुरी की। मैनपुरी में ही हमें अर्चित मिला था। हाँ, बच्चे बहुत तेज थे, सारे ही बच्चे बहुत तेज थे, और वहीं पर हमें अर्चित मिला था जिसने बसपा पर बड़ा ही तार्किक जवाब दिया था, और वो वायरल भी हुआ। फिर तो यूट्यूब ट्रेंड में 3-4 दिन रहा। एक स्कूल की खराब याद और है, जौनपुर के मलिनी विधानसभा पर एक गांव है रन्नो, मुस्लिम बहुल गांव है वो।
और वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में हम गए तो वहाँ प्रिंसिपल मैडम 15-20 दिनों से नहीं आ रही थी और वहाँ 2 कमरे बने हैं भूकंप रोधी 3 साल पहले, अब वो ख़राब हो चुके हैं, अब उनमें क्लासेस नहीं लगती हैं, दरारें पड़ गई हैं, सरिया दिखने लगा है। तो किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था मालूम नहीं, गिर भी सकता है, इसलिए उसमें क्लासेस नहीं लगती हैं, बच्चे उसमें नहीं बैठते हैं। 3 साल में ये हालत हो गई। तो जब किसी ने बता दिया उन्हें कि मीडिया वाले आए हैं, तो वो दूसरा लाइव जब हम लोग कर रहे थे तो वो आ गई, तो उनसे बातचीत भी हुई। तो वो कह रही थी कि मैं तो वेतन लेने गई थी, मैं तो आ रही हूँ। और मैंने कहा कि बच्चे आपका नाम तक नहीं जानते हैं, कैसे आप आ रही हैं? तो फिर वो मतलब कहने लगी कि आम का पेड़ गिर गया था इसलिए वो दोनों कमरे ढह गए। मैंने कहा आम का पेड़ 2 अलग अलग कमरे जो कि थोड़ी दूरी पर हैं उन पर एक साथ गिर गया कि कमरे गिर गए? तो इस तरह के अनुभव भी हुए, कुछ अनुभव वैसे भी हुए। एक चीज और थी, 80 घाट पे हम थे और वहाँ एक चाय बनाते हैं घाट पर ही, हाँ पुटुर नाम उन्होंने बताया अपना, और बहुत ही मतलब जब वो अपना नाम बताते थे पुटुर पुटुर कह के, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन वो सोचिए जिस आरती का इतना महिमा मंडन होता है, लोग दूर दूर से देखने पहुंचते हैं, वो कह रहे थे कि अब इतना शोर होता है उसमें जो लाउड स्पीकर लगाकर और इतने तेज तेज किया जाता है कि वो कभी कभार उस शोर से परेशान होकर घाट से भाग जाते हैं आरती के वक्त। मतलब वो टीवी पर देखने वाली चीज हो गई है कि टीवी पर देख के आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं काशीनाथ सिंह से हमारी जब मुलाकात हुई थी, ऑफ कैमरा हम लोग मिले थे उनके घर जाकर, तो उन्होंने कहा था कि बनारस में 80 घाट पर जो अब वो सुबह ही बनारस का प्रोग्राम सुबह होता है, उसमें म्यूजिक और लाउड स्पीकर वगैरह लगता है, कभी कोई तबला वादक, कभी कोई सिंगर आता है। बोले मुझे वो पसंद नहीं है, वो बात ये नहीं। चीज मैं खुद कहना चाहूंगा। मैं तकरीबन 10 साल पहले मैं खुद 2 साल के लिए बनारस में रह चुका हूँ, वहाँ से पढ़ाई की है मैंने। हम लोग कई बार जाके सुबह या एकदम रात में घाट पर बैठे रहते थे घंटों तक। उस घाट की एक अपनी फीलिंग होती है, सामने नदी दिख रही है, सूरज उग रहा है, डूब रहा है, लोग आ जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, इस स्केच करने वाले बैठे दिखते थे, स्केच कर रहे हैं, वो एक अलग माहौल होता था। उसमें आपको अलग से कुछ ठूसने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस तरीके से रोज आप कर रहे हैं, आप तो कभी हफ्ते में एक दिन या महीने में एक आध बार कर दिया, वो अलग चीज है। रोज एक ही चीज को लगा कर करना, कुछ सुबह बनारस में कुछ किसी को बिठा के गवाना, एक जो घाट की वजह से पहुंचा है चाय दे दो उसमें वो एक आरोपित चीज हो जाती है कि कुछ जबरदस्ती सुनाया जा रहा है उसको, वो भी लाउड स्पीकर लगाकर बड़े बड़े। माहौल बना के कि हाँ। हाँ, तो वो फिर वो फीलिंग नहीं रह जाती है। बाहुबली से हमें तो याद है, आपके साथ जब मैं खड़ा था वहाँ चिल्लू पार में, एक लड़के ने बताया कि बाहुबली क्या होता है, ये तो सिस्टम ही है करने का, मतलब यही सिस्टम ही है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, अभी हमें पीछे से बहुत इशारे हो रहे हैं कि अब बंद कर दो, बहुत हो गया लाइव, हम लोग लगातार लाइव हैं सुबह से। तो आशीष पीछे से बहुत इशारे कर रहा है कि फेसबुक लाइव बंद कर देना चाहिए। ये है कि एक चीज़ जहाँ मैं छोड़ के जा रहा हूँ लाइव में, तुमने पूछा था कि अनुभव क्या रहे, उसमें एक ख़ास चीज़ थी। 2-3 जगहों पर हमें रिश्वत ऑफर की गई प्रकारांतर से, 3-4 जगहों पर इनफैक्ट, तो जगहों के नाम नहीं लूँगा। और 2-3 जगहों पर नेताओं की नाराज़गी हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के बाद आई, उनके फ़ोन आए और तलखियाँ झेली, तो ये सब भी हुआ। उस पर कभी लिखेंगे बाद में। हाँ ठीक है, पिटने से नहीं, वैसा नौबत नहीं आई कि कहीं पिटने से बचना हो। ठीक है, तो ये फेसबुक लाइव देख रहे थे आप, अन्ना कट।